बहुत समय पहले जब सभ्यता के सूरज ने अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरी, तब गंगा, यमुना, सिंधु और सरस्वती की घाटियों में एक संस्कृति पल रही थी। ऐसी संस्कृति जिसने इतिहास को एक पहचान दी और इस धरती को एक नाम, भारत। यह सिर्फ एक भूभाग नहीं था, यह एक चेतना थी, एक आत्मा थी जो हिमालय की छोटी से लेकर समुद्र की लहरों तक फैली हुई थी। जब दुनिया अभी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बस चुके थे, जहां नालियों की व्यवस्था, ईंटों की पंक्तियां और व्यापार की योजना एक व्यवस्थित समाज की कहानी कह रही थी। भारत की खोज केवल भौगोलिक सीमाओं की नहीं, बल्कि उस विचार की भी थी जिसने दुनिया को जीने का एक तरीका सिखाया। आर्षि मुनियों की तपोभूमि, योग और ध्यान की प्रयोगशाला, उपनिषदों और वेदों की जन्मस्थली, यही भारत था जो अपने भीतर अनेक भाषाओं, जातियों और विश्वासों को समेटे हुए था। यहां न कोई एक देवता था, न एक धर्म, न एक भाषा, लेकिन एक विचार था जो सबको जोड़ता था, वसुधैव कुटुंबकम। जब वेदों की अर्चाएं गूंज रही थीं, तब आर्य अपने रथों पर सवार होकर आए। लेकिन यह कोई आक्रमण नहीं था, यह एक सम्मिलन था, संस्कृतियों का, विचारों का और जीवन शैली का। आर्यों ने यहां रहकर इस भूमि को अपनाया और इस तरह भारत का धार्मिक और दार्शनिक ढांचा बनता गया। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाएं इसी भूमि की देन हैं, जिनमें धर्म, नीति, कर्म और जीवन की गहराई छिपी हुई है। बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, तो उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु और सारनाथ जैसे नगर बौद्ध विचारधारा के केंद्र बने। अशोक महान ने जब युद्ध की पीड़ा देखी, तो उसने तलवार छोड़कर धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। भारत अब सिर्फ भारत नहीं रहा, यह एक विचार बन गया जो चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और अफगानिस्तान तक फैल गया। फिर गुप्त वंश का युग आया, कला, विज्ञान, गणित और साहित्य का स्वर्णकाल। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रचा और इस धरती पर ज्ञान के दीपक जलने लगे। विश्वविद्यालय जैसे नालंदा और तक्षशिला दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण बन गए। यह भारत जो कभी सीमाओं में नहीं बंधा, उसने फिर एक नई खोज की, आत्मा की, ब्रह्म की, मोक्ष की। जब समय की रेत आगे खिसकी, तो इस भूमि पर विदेशी व्यापारी आए, यूनानी, शक, कुषाण और फिर अरब। हर आगंतुक ने इस धरती से कुछ लिया और कुछ दे गया। भारत हर आघात से और भी समृद्ध होता गया। संस्कृतियों का समागम, भाषाओं की विविधता और विचारों की गहराई इसे एक ऐसा रंगमंच बना चुके थे जहां इतिहास हर क्षण रंग बदलता था। लेकिन यह खोज यही नहीं रुकी। 8वीं शताब्दी में जब इस्लाम की पहली लहर भारत के दरवाजों तक पहुंची, तो भी भारत ने उसे अपना लिया। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य तक पहुंचा। भारत ने तुर्कों, अफगानों और मंगोलों को भी अपनाया और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, गंगा जमुनी तहजीब। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये भारत के उस इतिहास के पन्ने थे जिसमें खून और मोहब्बत दोनों की दास्तां लिखी गई थी। मुगलों के शासनकाल में जब अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की, तब एक राजा ने धर्मों को एक करने की कोशिश की थी। संगीत में तानसेन, चित्रकला में मंसूर, वास्तुकला में शाहजहां। ये सब भारत की खोज के अलग अलग अध्याय थे। भारत अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी का साझा घर बन गया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश व्यापारियों के जहाज भारत के तटों पर पहुंचे, एक नए युग की शुरुआत हुई, गुलामी का युग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने इस देश की राजनीति को जकड़ लिया। 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये भारत की आत्मा की पहली चीखें थीं। लेकिन खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अब भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा। 20वीं सदी में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मंत्र दिया, तब एक नए भारत की चेतना जन्मी। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर एक आवाज बनाई, आजादी की। जेलों में बंदियों की सांसों में स्वराज की गूंज थी और खेतों में किसानों की हड्डियों में भूख थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह, जब नेहरू ने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही थी,
तब भारत जाग रहा था। तब सिर्फ एक देश नहीं, एक स्वप्न साकार हुआ था। भारत की खोज अब भी चल रही थी। अब यह खोज स्वतंत्रता के अर्थ की थी, लोकतंत्र के मूल्यों की थी और विकास के रास्तों की थी। संविधान बना, वोट मिला और हर भारतीय को एक पहचान मिली। भारत अब फिर से खुद को खोज रहा था, विज्ञान में, अंतरिक्ष में, तकनीक में और कला में। चंद्रयान से लेकर आईटी हब तक, ओलंपिक से लेकर फिल्म फेस्टिवल तक, भारत अब हर मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा था। लेकिन इन सबसे बड़ा मंच था वह मंच जो गांवों की मिट्टी से निकलता था, खेतों की हरियाली में महकता था और गंगा की धारा में बहता था। भारत की खोज अब भी पूरी नहीं हुई है। यह एक चलती हुई यात्रा है, एक रथ है जो समय के पहियों पर सवार है। हर पीढ़ी, हर व्यक्ति अपने तरीके से भारत को खोज रहा है। किसी के लिए भारत खेतों में है, किसी के लिए बाजारों में, किसी के लिए मंदिर की घंटियों में और किसी के लिए मस्जिद की अजान में। कोई इसे तिरंगे में ढूंढता है, कोई संविधान की धाराओं में और कोई माँ के आंचल में। यह खोज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भारत कोई एक चीज नहीं है। यह एक अनुभव है, एक स्मृति है, एक सपना है। जब भी कोई बच्चा भारत माता की जय कहता है, तब वह इस खोज का एक हिस्सा बन जाता है। जब कोई किसान बारिश की पहली बूंद महसूस करता है, या कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, या कोई कवि अपनी कविता में देश को जीता है, तब भारत फिर से खोजा जाता है। तो अगली बार जब तुम अपने चारों ओर देखो, उस बुजुर्ग को जो तुलसी की माला फेर रहा है, उस बच्चे को जो अंग्रेजी गिनती गा रहा है, उस मजदूर को जो शहर में सपना ढो रहा है, उस माँ को जो चूल्हे पर रोटी सेंक रही है, समझ लेना भारत इन्हीं में है। और भारत की खोज हर दिल में, हर सांस में, हर आशा में छिपी है।